नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, हमारी एक सीरीज़ ऑलरेडी विश्व भूगोल के ऊपर चल रही है। मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान जब तक आप अपने घर पर रहें तब तक कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आपके आसानी से तैयार हो जाएं। इस मौके को या ये जो आपका मजबूरी कहें या जो भी कहें, इस मजबूरी को आप भुनाइएगा और कहीं न कहीं अपने ऊपर इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपको कमज़ोर लग रहे हैं उन्हें मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा आप सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में आप कभी बाहर मत निकलिए। ये एक ऐसी बीमारी है कोरोना वायरस, जिसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों, मेरा कहना जो है वो ये है कि अभी अपने चैनल पर केवल विश्व भूगोल चल रहा है, तो क्यों ना कि एक और विषय को प्रारंभ किया जाए। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं भी होती हैं कि इतिहास वगैरह समझ में नहीं आता, या यूँ कहना कि जो हमारी राज्य व्यवस्था होती है वो भी समझ में नहीं आती। फ़िलहाल अभी हम राज्य व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम आज के टॉपिक में जो बात करेंगे, हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा इतिहास। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि इतिहास समझ में नहीं आता, इतिहास में कठिनाई उत्पन्न हो रही है उनके सामने, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, इतिहास क्या है, अनेक प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इतिहास आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस एग्ज़ाम में 10 से 12 प्रश्न, या यूँ कह लो कि अगर आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, उन 100 प्रश्नों में से आपके तकरीबन 14 से 15 प्रश्न केवल और केवल इतिहास सेक्शन से ही आते हैं। बेसिकली इतिहास को सुविधा की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पढ़ने के क्रम में हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो पार्ट होता है प्राचीन भारत, दूसरा जो पार्ट होता है वो है आपका मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका आधुनिक भारत। इनका एक अलग से क्राइटेरिया बना दिया गया है पढ़ने के क्रम में कि आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्राचीन भारत। उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि इतिहास क्या है। अनेक लोगों से मैंने इस बारे में प्रश्न किए, चाहे वो छात्र हों चाहे वो शिक्षक हों, तो इसमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा ही हुआ होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ घटनाओं का एक कालानुक्रम है। बहुत सारे लोगों के, या ऐसे कहते हैं कि अनेक लोगों की अनेक अनेक इसमें अवधारणाएँ हैं। शायद वो सही भी हो सकती हैं। हम लोग जो बात करेंगे वो अनेक किताबों में क्या क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो केवल उसमें एक ही चीज़ करते हैं कि घटनाएं याद कर लो, महत्वपूर्ण चीज़ें याद कर लो, बस हो गया। मेरा मानना यह है कि इतिहास आप तभी समझ सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आप तभी समझ सकते हैं जब आप इसके लिए एक मानसिक रूप से क्या हो, तैयार हों। इतिहास जानने से पूर्व आपके अंदर ये आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, या आपका जो मस्तिष्क है वो ये खुद कहे, आपकी अंतरात्मा ये खुद कहे कि मुझे इतिहास जानना है, मुझे ये जानना है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का विकास किस क्रम में हुआ। जब इन चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे तो समझ जाइएगा कि इतिहास आपको बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट लगने लगेगा, इतिहास आपको बहुत ही प्रिय विषय लगने लगेगा, साथ ही साथ आपको इसमें आनंद की अनुभूति भी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ और यहाँ पे मैंने प्रायः देखी है कि लोग अक्सर क्या कहते हैं कि इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो कहते हैं इसे कहानियों के माध्यम से समझा दीजिएगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि हमारी संस्कृति और सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, क्या आप उसे कहानी के रूप में समझना चाहते हैं, एक कहानी बनाना चाहते हैं? कितनी ज़्यादा भारत की विविधता है, उस विविधता को समझने का प्रयत्न आप एक कहानी बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इतिहास के साथ अन्याय होगा। सबसे पहले हम लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि क्या आप इतिहास पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अन्यथा ये आपके लिए कोई भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास क्या है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं टॉपिक, इतिहास। पहला पॉइंट होगा इतिहास क्या है। यहाँ पे मैं इतिहासकारों के ऊपर नहीं जाऊँगा, यहाँ पे मैं केवल उन लोगों के ऊपर जाऊँगा जो अपनी अपनी अवधारणाएं बनाते हैं। मैंने अनेक शिक्षकों को कहते हुए देखा है कि इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा ही हुआ होगा। शायद वो सही भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। एक तो ये परिभाषा होगी। दूसरा ये पॉइंट मैं जो कहता हूँ वो ये है कि इतिहास एक अतीत को जानने का साधन है। अतीत को जानने का साधन क्या है, इतिहास है। ठीक, आगे की तरफ अगर हम लोग देखें तो इतिहास के अध्ययन से हम ये जान पाते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में या किसी भी देश में संस्कृति और सभ्यताओं का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। ठीक है, पहली बात क्या मैंने की कि ऐसा ही हुआ होगा। दूसरा
ये एक अतीत को जानने का साधन है। तीसरा, मानव सभ्यताओं में या किसी भी देश की जब सभ्यता आई होगी, वहाँ पे मानवों ने जब उसका विकास किया होगा, उस संस्कृति का विकास किया होगा, तब वो कब, कहाँ और कैसे किया होगा, उसे जानने का साधन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया अपना। जब मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा था तब मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आप उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानिए, उसके पश्चात उसके इतिहास के बारे में जानिए, उसके पश्चात उस देश की राज्य व्यवस्था के बारे में जानिए, उसके पश्चात उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानिए। तो इस प्रकार से जब आप किसी भी देश का अध्ययन करते हैं तो वो एक समग्र या संपूर्ण अध्ययन कहलाता है। ठीक, आगे अब हम लोग ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इतिहास को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से समझा और अंग्रेज़ों को क्या आवश्यकता थी इतिहास पढ़ने की, उस तरफ उन्मुख करते हैं। कि अंग्रेज़ों का आगमन 1600 ईस्वी के आसपास भारत में जब हुआ तो 100-200 साल तक तो नॉर्मल चलता रहा, लेकिन 1757 और 1764 के युद्ध के पश्चात, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज जब भारत को सीधे सीधे गुलाम बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उन्हें किसका अध्ययन करना होगा? भारत की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करना होगा। क्यों करना होगा? इससे पहले आप लोग जान लीजिए, किसी भी देश को तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उस देश की संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में आपको मूलभूत ज्ञान नहीं है। इसी क्रम में 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। ये स्थापना जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। इनका एक उद्देश्य, इस सोसाइटी का एक उद्देश्य ये भी होता है कि भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, भारत के जितने भी प्रसिद्ध नाटक हैं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और इन अनुवादों के माध्यम से यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया जाए। ठीक, और देखोगे 1784 के बाद 1785 में भगवत गीता का अनुवाद होता है, 1789 में आप अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद देखते हैं। ये सारी चीज़ें अब क्या है? अंग्रेजी में अनुवाद हो रही हैं और अंग्रेज इनका अध्ययन कर रहे हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़ें तो आप सभी को पता होगा 1813 के चार्टर एक्ट में जब भारत में मिशनरियों का प्रवेश आरंभ किया गया। ठीक, अब भारतीय लोगों को क्या बनाया जाने लगा? ईसाई बनाया जाने लगा। अब भारतीय धर्म पर जब आप कुठाराघात करोगे, भारतीय धर्म पे जब आप हस्तक्षेप करोगे, उस हस्तक्षेप करने से पूर्व आपको भारत की संस्कृति और सभ्यता का पूरा क्या ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें पूरी खोल दी और उन्हें लगा कि अभी तक जो आप अध्ययन कर रहे थे, अभी तक जो आप भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, वो ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी आपको और ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है और इसीलिए 1857 के पश्चात एक तरीके से भारतीय धर्म ग्रंथों की अंग्रेजी में अनुवाद करने की होड़ सी लग गई, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति और समाज का अध्ययन करना चाहते थे और संस्कृति और समाज के अध्ययन करने के क्रम में वो भारत की उन कमजोरियों को देखना चाहते थे जिनका वो फ़ायदा उठा सकें और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर सकें। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया हमारा कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारतीय इतिहास को देखा और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आपने देखी भी होंगी, वो इतिहास ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आगे की तरफ हम जब बढ़ें तो आपको पता होगा किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का जब आप अध्ययन करने के क्रम में जाओगे तो कौन कौन से तत्व आपको चाहिए होते हैं वो अध्ययन करने हेतु। किसी भी संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन करने हेतु या तो आप उस देश की वो किताब पढ़िए जो प्राचीन भारत में लिखी गई हो, जो उस देश में लिखी गई हो, उस काल से संबंधित हो, और अगर वो किताब आपके पास नहीं है, वो पुस्तक आपके पास नहीं है, जो पुरातात्विक स्थलों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनका अध्ययन करिए। तो इन्हीं पुरातात्विक स्थलों और इन्हीं लिपियों और इन्हीं पुस्तकों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से वो काल हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस काल में इसका कालखंड अध्ययन करने के क्रम में जब हम देखते हैं, पहला जो है आपका वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में दोस्तों क्या है कि लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हमें नहीं हुई है, क्योंकि ये मानव के उद्भव से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में किसी भी लिपि वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती, कोई पुस्तक वगैरह को देखने को नहीं मिलती जिसे पढ़कर हम इस काल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप सभी को पता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है।
दोस्तों जब लिखित साक्ष्य नहीं होंगे, अब बताइए हमें किन पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो अभी आपको बताया कि जब किसी भी काल को आप अध्ययन करने के क्रम में जाओगे और वहां पे अगर आपको लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप पुरातात्विक स्थलों से जो प्राप्त वस्तुएं हैं मिली हैं उनका अध्ययन करिए। तो हम कह सकते हैं पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, इनसे ही हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में वर्णन मिलता है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे के क्रम में देखते हैं, दूसरा जो कालानुक्रम है उसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। ये काल एक ऐसा है, इसमें लिपि का भी उन लोगों को ज्ञान है, वो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। इस काल में लिखना पढ़ना नहीं जानते, हम कह सकते हैं इस काल के जो मानव है वो सभ्य नहीं है, लेकिन इस काल तक आते आते उन्हें लिपि का ज्ञान हो गया है, उन्हें भाषा का ज्ञान हो गया है, वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं, वो पुस्तकों की रचना भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लिखित प्रमाण मिले हैं, क्योंकि वो पुस्तक की रचना हुई है, उनको पढ़कर आप ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। तो लिखित प्रमाण तो आपको मिले हैं, लेकिन ये हमारी दुर्बलता है कि हम उन लिखित प्रमाणों को पढ़ नहीं सकते, अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। आगे हो सकता है भविष्य में पढ़ा जा सके, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो कह सकते हैं लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। अब सोचिए, जब इस वाले प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है तो हमें किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? तो हमें फिर से पुरातात्विक स्थलों से जो प्राप्त वस्तुएं मिली हैं उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्थलों से जो वस्तुएं आपको मिली वस्तुओं पर हम लोग क्या हैं? निर्भर हैं, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? मिली वस्तुओं पर निर्भर, और उन्हीं वस्तुओं के आधार पर हम लोग इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। केवल वहाँ से जो पुरातात्विक स्थल से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर ही हम लोग उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो जो तीसरा काल है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस काल की विशेषता यह है कि इस काल में लिखित प्रमाण मिले हैं, लिखित प्रमाण मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। ठीक, और साथ ही साथ हमने ज्ञान अर्जन की दिशा में आगे बढ़ते हुए जो भी लिखित प्रमाण मिले हैं उनका अध्ययन किया, साथ ही साथ हमने पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त जो वस्तुएं मिली हैं उनका भी अध्ययन किया। तो पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त वस्तुएं मिली, उनका भी अध्ययन। ठीक, ये दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से किसी काल का जब आप अध्ययन करते हो, प्राचीन भारत में किसी काल का अध्ययन करोगे तो किन किन स्रोतों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। एक तो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ जो पुरातात्विक वस्तुएं जो मिलती हैं उनमें कौन कौन सी होती हैं। सिक्के मिल जाते हैं, अभिलेख मिल जाते हैं, ब्रह्मांड मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं उन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की दिशा में अब हम लोग देखते हैं संस्कृतियाँ, कि किस प्रकार से मनुष्य ने अपने उद्भव के पश्चात, जब उनका उद्भव हुआ उसके पश्चात उन्होंने अपना विकास किस क्रम में किया। उस काल में जब आप अध्ययन करते हो उससे पहले आपको एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि किसी भी देश में अगर किसी संस्कृति का विकास होता है तो वो किसी न किसी जल स्रोत के किनारे ही होता है, क्योंकि मानव के उद्भव के क्रम में उनकी जो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होती है वो पानी होता है और दूसरा खाना होता है। ठीक, उसी के आधार पर हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली उद्भव करने के पश्चात उनके लिए जो औजार उनके सबसे पहले संपर्क में आया वो पत्थर था। पत्थरों के आधार पर ही इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पुरापाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। देखते हैं हम लोग। पहला पुरापाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण। इस काल का जो प्राणी है वो खानाबदोश जिंदगी जीता है, चलवासी है, खानाबदोश जिंदगी जी रहा है, चलवासी प्रकृति का होता है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी स्थायित्व के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक,
और जो निवास करेगा वो कहाँ करेगा, किसी न किसी गुफा में करेगा, किसी न किसी पहाड़ के ऊपर करेगा, क्योंकि जल स्रोतों के किनारे ही इन्हें निवास करना है। और अगर ये किसी नदी के किनारे रहने जाएंगे तो इनके पास छत वगैरह नहीं होगी, क्योंकि अभी इन्हें इतना ज्ञान नहीं हुआ है, इन्हें आवास बनाने के बारे में अभी इनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है। तो नदी से ये ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि प्यास बार बार लगेगी, इन्हें बार बार जल के स्रोतों के पास आना पड़ेगा, और बार बार आएंगे तो फिर बार बार वापस जाएंगे, फिर से प्यास लग जाएगी। तो ये जल के स्रोत के पास कहीं न कहीं निवास करेंगे। अब ये खुले मैदानों में नहीं रह सकते, ये एक ऐसा स्थान ढूंढेंगे जो जल के पास हो और साथ ही साथ थोड़ी बहुत ऊंचाई पर हो, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अगर ये लोग रहेंगे तो वहाँ पे संभव जानवर वगैरह जो हैं वो उन्हें हानि पहुँचा सकते हैं। इसी क्रम में आप देखोगे भारत में सबसे पहले मानवों का जो प्रमाण मिला है वो नर्मदा घाटी में देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं से ही मानव के पहले प्रमाण मिलते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये खानाबदोश जिंदगी जीवित कर रहे हैं, पहाड़ी या गुफाओं में रह रहे हैं। तीसरी अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो ये शिकार वगैरह भी करते हैं अच्छी खासी मात्रा में, क्योंकि जब भूख लगेगी तो ज़्यादा जो फलों की प्राप्ति होगी, या हम कह सकते हैं पौधों से जो इन्हें भोजन मिलेगा वो कम मिल पाएगा, तो इसलिए ये लोग शिकार करने की दिशा में भी क्या करेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। आगे की बात करें तो यहाँ से प्रश्न जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन प्रश्न कम आने का ये कतई मतलब नहीं होता कि ये काल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, 99% कहानी जो है वो इसी काल से क्या है, संबंधित है। ठीक, आगे की तरफ हम लोग जब बढ़े तो मध्य पाषाण काल की तरफ आते हैं, तो इस क्रम में आप देखोगे कि इन्होंने अपनी सूझबूझ के आधार पर पत्थरों को एक आकार दे दिया। अब जो पत्थर बेतरतीब हैं उनको खुरचनी वगैरह, उनको फलक वगैरह बना दिया, जिससे ये पत्थर काफ़ी धारदार हो चुके हैं, शिकार करने में काफ़ी आसानी होगी, और भी इनसे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसी काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल को हम लोग बेसिकली लघु पाषाण और माइक्रोलिथ भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में आते आते इनके पत्थर कैसे हो चुके हैं, काफ़ी छोटे हो चुके हैं, धारदार हो चुके हैं। इस काल का जो मानव है वो भी अभी कच्चे मांस का ही भक्षण करता है, कच्चे मांस का भक्षण कर रहा है। इस काल की सबसे प्रमुख बात क्या है, पशुपालन। बेसिकली इस काल में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो आपके राजस्थान के नागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कच्चे मांस का भक्षण भी होता है, साथ ही साथ ये लोग अभी भी किस स्थिति में है, खाद्य संग्राहक वाली स्थिति में ही है। ठीक, हमने ये क्रम और देखा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख ली, जब ये लोग पशुपालन करेंगे, इसका मतलब होगा कहीं न कहीं इसमें अब कबीलाई स्थिति आ चुकी होगी। ये लोग एक जगह निवास करने के लिए भी आतुर रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि ये लोग कबीलाई जीवन यापन करने लगे होंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता है वो ये है कि इस काल तक आते आते इन्हें कृषि का ज्ञान हो चुका था, ये कृषि करना आरंभ कर चुके थे। और दोस्तों हमको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति कृषि करता है उसे तकरीबन 100 से 125 दिन एक जगह रहकर निवास करना पड़ेगा, और जब वो एक जगह निवास करेगा तो वो क्या होगा, उसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास होगा, उसमें स्थायी प्रवृत्ति का विकास होगा। और जब स्थायी प्रवृत्ति का विकास होगा तो यहाँ पे ग्रामीण समाज देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कृषि का आरंभ हुआ होगा। ठीक, कृषि का आरंभ हुआ होगा। और इस काल में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि खाद्य संग्राहक की स्थिति से अब मानव खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ चुका है, खाद्य उत्पादक की श्रेणी में। और जब वो खाद्य उत्पादन के लिए एक जगह पे रहेगा तो यहाँ पे ग्रामीण समाज देखने को हमें मिलता है। एक ये पॉइंट हो गया। लेकिन ये अभी ग्रामीण समाज क्यों हुआ, ये मैदानी क्षेत्रों में क्यों रहने के लिए आए हैं, क्या इन्हें जानवरों से भय नहीं रहा है? तो देखते हैं उसका क्या कारण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्नि के बारे में। तो इस काल तक आते आते ये लोग अग्नि से परिचित हैं, और इसका प्रयोग करना ये लोग नवपाषाण काल आते आते अच्छी खासी मात्रा में ये लोग प्रयोग करना जान चुके हैं। प्रयोग करने के क्रम में ये अब मैदानी क्षेत्रों में आ सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अपने घर बना सकते हैं। क्यों? अब वो अपनी रक्षा के लिए जगह जगह आग जला सकते हैं, ताकि वो जानवरों से उनकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके।
एक तो ये पॉइंट हो गया। और उस आग के बलबूते वो क्या कर सकते हैं, जो उनका कृषि वाला जो पोर्शन है उससे अब जो पहले वो कच्चे माल का जो भक्षण कर रहे थे, अब वो कृषि के कार्य से जो उन्हें अनाज वगैरह की प्राप्ति हुई उससे वो उनको रोटियां वगैरह बना सकते हैं और कहीं ना कहीं पका खाना की प्राप्ति या पका खाना वो खा सकते हैं। ठीक, कच्चे मांस से पके मांस, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, ये सारे इनके जीवन में ये सारे जो बदलाव हैं इनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और सबसे पहले ग्रामीण समाज हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इनका कालानुक्रम क्या है, क्योंकि अभी तक हमने इनका कालानुक्रम नहीं लिखा, इनकी सन नहीं लिखी कि किस सन से किस सन तक कौन सा काल चलता है। तो अगर हम लोग सन के बारे में बात करें, बहुत सारी किताबों में अलग अलग इसकी सन दी गई है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक है वो है 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक जो आपकी है वो क्या है, पुरापाषाण काल। और 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक मध्यपाषाण काल और 8,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक आपकी नवपाषाण काल। ठीक, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अनेक पुस्तकों में अनेक सन दी गई है। इस संदर्भ में आप ज़्यादा प्रश्न मत करिएगा क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग सन दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला काल आपको समझ में आ गया कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि पत्थरों ने उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव किए, उनके रहन सहन में क्या परिवर्तन आया। इन सारी चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हो तब वही क्या कहलाता है, आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल कहलाता है। नवपाषाण काल के पश्चात अब इनके पत्थरों के साथ संपर्क कम हो जाते हैं और ये धातुओं की तरफ बढ़ जाते हैं और इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो पहली धातु है वो है तांबा। और तांबा इनके जीवन में किस प्रकार से योगदान देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि तांबा के आने की वजह से इनके जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। और तांबे के साथ जब ये टिन का प्रयोग करते हैं और कांसा धातु बनाते हैं तो किस प्रकार से कांसे के प्रयोग करते हुए ये लोग ग्रामीण समाज से शहरी समाज में पहुंच जाते हैं, वो हम लोग आने वाले लेक्चर में देखें। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि थोड़े बहुत आपका बेस मजबूत हुआ होगा। हमने बहुत सारे फैक्ट के बारे में बात नहीं की। आने वाले वीडियोस में फिर से ये टॉपिक जब हम आपको उठाएंगे, एक बार फिर से ये टॉपिक आपको बताएंगे। आने वाली वीडियोस में मैं एक बार फिर से ही आपको टॉपिक बताऊंगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट लिखूंगा। ये केवल एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो था। कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पहले समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार से क्या क्या बदलाव हुए, उनके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। ओके दोस्तों, तो आज आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।